जय श्री राम, नमस्ते। स्वागत है आप सबका न्यूज़हॉलिक मंजरी पर। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आप भाव तोसेकर को देख रहे हैं। इनका मैं परिचय कराऊं, मैं बहुत छोटी हूँ इस चीज के लिए। तो भाव से ही सुनते हैं बंगाल इलेक्शन में क्या हो रहा है। और जो एक सारी पॉलिटिक्स मुस्लिम वोट बैंक पर लगी हुई थी, हर जगह मुस्लिमों के पास कैमरा जाता था, मुसलमान ही सर्वोपरि मतदाता होता था। एक हमारा था कि नेता इटली से आते हैं और वोटर बांग्लादेश से। तो बंगाल इलेक्शन इस सब चीजों को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है? जी भाव, स्वागत है आपका। नमस्कार। नहीं, बांग्ला मैं तो अभी नहीं, मैं जनवरी से बोल रहा हूँ कि बांग्लादेश में ममता हार रही है और बीजेपी वम छिपती जाएगी। मैं जनवरी से बोल रहा हूँ, आज की बात नहीं है। हाँ, अभी अभी ओपिनियन पोल आने लगे वहां तक। क्या होता है कि मुंबई से निकलकर वो जो राजधानी है वो दिल्ली जाती है, तो बीच में बड़ौदा, कोटा, मथुरा होता है। तो मैं कोटा पहुंच जाता है तो बाकी के लोग बड़ौदा तक पहुंच जाते हैं, तो अभी मैं क्या करूं। मैं पॉलिटिकल साइको पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ। तो जो ओपिनियन पोल लेते हैं उनकी बात अलग है, वो जाकर घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो मैं जो वीडियो देखता हूं तो मैं एंकर को सुनता ही नहीं। मानो एक तरीके से मैं आवाज आती है सुनता नहीं। मैं सामने वाले जो लोग होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना चाहता हूँ। और अभी अभी तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोल दिया कि जो सामने होता है हम देखना नहीं चाहते। एक प्रॉब्लम होता है ना, एक्वायर्ड नॉलेज ये बड़ा प्रॉब्लम होता है दुनिया को समझने में। एक्वायर्ड नॉलेज ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक्वायर्ड नॉलेज होता है वो लेंस कार्ड के चश्मे जैसा होता है। तो मैंने एक वीडियो भी हिंदी में बनाया कि लेंस कार्ड का चश्मा उतारो और देखो बंगाल का चुनाव समझ जाएगा। क्योंकि लेंस कार्ड का मतलब जो आपको जिस ढंग से एक सेक्युलर वगैरह लिबरल आइडियाज आपके दिमाग में चिपका दिए जाते हैं, तो आप जो सामने है वो देखना नहीं चाहते। बहुत छोटी छोटी बात। मेरी नाती ने बीच में 6 8 महीने पहले, वो उसके साथ जो संभालने वाली है वो बहुत चींटियां आई थी, वो झाड़ू से साफ करने लगी तो बच्ची फट से उसे बोली, अरे ऐसा क्या कर रहे हो, उस चींटियों को दुखेगा। तो मैं परेशान हो गया कि चींटियों को दुखेगा इसका मतलब क्या है। बात छोटी सी है, हम मैंने भी किया है, चींटियों को हम झाड़ू से निकाल देते, लेकिन ये बच्ची ये क्यों बोली, मैं सोचता रहा उस पर। तब जाके मुझे पता चला कि वो भी जिंदा है, क्या बर्ताव कर रहे हो। तो वो चाइल्ड लाइक इनोसेंस जो होता है ना, वो जो अगर आपके पास हो तो आगे चलकर ये नहीं बोलेगी, क्योंकि उसको ज्ञानी हो जाएगी, वो पढ़ेगी लिखेगी। तो चींटियों को दुखता है उसके दिमाग में नहीं आएगा। वैसे ही जो कुछ सेक्युलरिज्म लिबरलिज्म कर रहा है उससे हिंदुओं को दुखता है, यातना होती है, वेदना होती है। ये लोग भूल गए, लिबरल एजुकेटेड लोग है ना, वो भूल गए कि हम माइनॉरिटी करके मुस्लिमों के तुष्टीकरण के पीछे इतने दौड़ते गए कि अरे दूसरे को भी दुखता है, ये भूल गया हूं। तो जब ये होता है तो दूसरा जो दुखता है ना वो आंधी बनकर आता है। वो गाना है ना फिल्म का, आंधी बनकर आया हूं। तो वो ये गाने फिल्म में देखता हूं तो मैं उस पर भी सोचता रहता हूं। तो उसमें मैंने बार बार वो बोला कि वो फिल्म में जो आया है, फिल्म देखकर लोग हक्का बक्का हो गए। तो क्यों हो गए? तो वो गाने में आया है लेकिन वो लोग सुनते नहीं ढंग से। आधी भागते आंखें बोले, बाकी आधी खामोशी कह दे। तो खामोशी भी बोलती है। तो बंगाल का चुनाव है ना, उसमें लोग बोल रहे थे कि कैमरा पर लोग बोलते नहीं, डरते हैं, बोलते नहीं। मानता हूं मैं, सच बात है। हमारे ही दोस्त है पुंडीर है, अवनीश है, वो सब गए थे। अब बोल रहे कि आप जनवरी से बोल रहे उसका अनुभव हम करते हैं। तो समय आएगा तो लोग बोलेंगे।
हम मुस्लिम नहीं है। देखो, मुस्लिम आप कुछ मस्जिद के सामने होली करो तो गुस्सा हो जाएगा, हम लोग वैसे नहीं है। लेकिन हमारा धीरज जब छूट जाता है, टॉलरेंस के पार जाते हैं, तब हम बड़ी भीषण तरीके से रिएक्ट होते हैं। ये मत भूलो, हम हिंदू अहिंसक नहीं है। हम में जो जानवर बचा है उसको अगर बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो वो श्वापद बन जाता है। वो शिकारी जानवर है, वो चुपचाप बैठा रहता है। शेर हो या लायन हो, वो चुपचाप बैठा रहता है, उसको छेड़ो मत। ये छेड़ा गया तो उसकी रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो अब जाकर लोग बोल रहे हैं, अब मुझे बोलते हैं कि 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ। मैंने बोला 5 साल पहले घायल होना जरूरी था, अब घातक बन गया है। अगर घायल नहीं है तो घातक नहीं बनता। ये फिल्म का डायलॉग है, लेकिन वो हमको कुछ सिग्नल दे रहा है, क्या हम समझ रहे? देखो, बाहर से सेंट्रल फोर्सेस वगैरह या प्रेसिडेंट रूल जो है वो बाद में आता है, लेकिन लड़ना तो आपको है। कितने दिन वो जो बोलते हैं ना, ममता दीदी बोली वो गलत नहीं है, आएगी सेंट्रल फोर्सेस आएगी, लेकिन 4 तारीख के बाद क्या है, वो क्या समझा रहे बोल। तो आप लड़ोगे क्या? ममता दीदी बीजेपी को नहीं चैलेंज कर रही है, उसके खिलाफ जो वोटर है उसको धमका रही है कि आप 4 तारीख के बाद तुम लड़ोगे। तो वही जवाब अमित शाह ने दिया है कि मैं 15 दिन रुकने वाला हूं। चुनाव आयोग ने बोला है कि वोटिंग के 2 हफ्ते बाद भी रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है 4 हफ्ते रहेंगे। तो उसका मतलब क्या है? अगर तुम लड़ने को तैयार हो तो हम मदद के लिए खड़े, लेकिन लड़ना तो बंगाली वोटर को पड़ेगा। देखो, बैसाखी होती है ना, वो आपको आधार देती है, लेकिन जमीन पर पाव रखना पड़ता है। लंगड़ा भी है कोई तो उसको चलना है, तो उसका लंगड़ा पाव भी जमीन को लगाना पड़ता है। बैसाखी आधार देती है। तो सेंट्रल फोर्सेस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पूरा जो अंजाम है वो आपको लड़ना पड़ता है। हम मदद करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। तो वोटर वो तैयार हो गया, पिछले 5 साल में वो वोटर तैयार हो गया, क्योंकि वो वोटर घायल है, अब घातक बन गया। और ये इंटेलेक्चुअली, ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया नहीं जाता, और मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हुई नहीं, इसलिए मैं हर चीज में पॉलिटिक्स ढूंढना चाहता हूं और समझ पाता हूं, आराम से समझ पाता हूं। अब देखो, मैं जानवरी से क्यों बोल रहा था, वो जो माहौल क्या है करता है ना, एक वो बंगाल में घूम रहा था, तो उसने एक महिला है, 50-60 साल की महिला है, उसका इंटरव्यू किया है कालीघाट में। तो उसको पूछा, आप तो ममता के बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ, बगल में रहते, पड़ोसी है। तो कैसा हुआ है एसआईआर? तो बोला बहुत बढ़िया हुआ है एसआईआर, अच्छा हो गया, हम तो जेन्युइन वोटर है। मगरमच्छ के साथ रहे थे, तो वो क्या बोल रही है वो समझना जरूरी है। मैं आपको चाहिए तो वो क्लिप भेजूंगा। उसको पूछता है माहौल क्या है, क्या हो जाएगा, वो बोलते बोलेगा नहीं, और बाद में बोलती है मगरमच्छ के साथ रहे थे। अब देखो, इसका रिफ्लेक्शन आपको ओपिनियन पोल में मिलता है, लेकिन क्या हम देखना चाहते हैं? इसलिए मैंने बोला मैं एंकर को नहीं सुनता। जो वोट वाइब का 15 दिन पहले जो अब ये आ गया, ओपिनियन पोल आ गया, उसमें 66% लोग बोलते हैं कि एसआईआर बिल्कुल बढ़िया हुआ है, होना चाहिए था। अब अगर 66% लोग एसआईआर होना चाहिए था, हो गया, बढ़िया से हो गया बोल रहे, तो वो बोलते कि ममता सीधे सीधे मक्कार झूठ बोल रही है। वो जो डेटा कलेक्ट किया उन्होंने, डेटा मेरा नहीं है, डेटा एजेंसी का है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन एंकर बता रहा है वो मैं नहीं सुनता। मैं लाइव डेटा देख रहा हूं, और वो अगर बोल रहा है कि 66% लोग बोलते हैं कि एसआईआर होना चाहिए था, अच्छा हुआ हो गया, तो मतलब साहब है, वो बोल रहे कि हम ममता के खिलाफ है, क्योंकि ममता सरासर झूठ बोल रही है।
58% उसमें लोग बोलते हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा है। डेवलपमेंट की भाषा तो ममता नहीं बोलती, कौन बोल रहा है? बीजेपी। तो इसका इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। एक लड़की और एक लड़का एक दूसरे को जिस नजर से देखते हो ना, तुम समझ जाते हो दूसरे को, एक दूसरे को पसंद कर रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल आसान होता है समझना। लेकिन इसके लिए आप एक्वायर्ड नॉलेज में या किसी साइंस की थियोरी में जाने की जरूरत नहीं है, बस इंसान होना जरूरी है, तो पता चलता है। तो मुझे ये पता चलता है, सामने देखते हैं लोग तो मैं समझ जाता हूं। देखो, मैंने जब बिहार में बीजेपी 200 पार करेगी, बिहार में यानी एनडीए 200 पार करेगी, ये कहां से कंक्लूड किया था? वहीं से किया था जो बोला कि माहौल क्या है करता है। उसने एक स्कूली बच्चों का एक इंटरव्यू किया था। 10 12 15 बच्चियां थी, स्कूली यूनिफॉर्म में थी। तो उन्होंने अलग अलग सवाल पूछे। फिर वो बोला कि नीतीश के बारे में पूछा, राहुल गांधी के बारे में पूछा, मोदी के बारे में पूछा। जब तेजस्वी का नाम आया, नहीं नहीं नहीं, तेजस्वी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बोला क्यों? नहीं, हमको भी 4 बजे के बाद घर से बाहर निकलना है, हमको शाम को भी घूमना है। ये पूरा मैंने देखा। अब बात ये थी कि ये बच्चियां कोई मोदी की रैली में जाती है, ऐसी बात तो नहीं थी। हाँ, तो बाद में आखिर में उसने बताया कि ये मुस्लिम लड़कियां हैं। तो मैं और चौंक गया कि मुस्लिम लड़कियां एक तरीके से तेजस्वी जंगल राज से जोड़ रही है, और ये तो मोदी की रैली में जाती नहीं। तो फिर ये तेजस्वी जंगल राज वगैरह इनके दिमाग में आया कहां से? तो दिमाग में वहां से आता है कि इनके घर में माँ हो, चाची हो, बुआ हो, मौसी हो, कोई ना कोई इस पर बात कर रही है, इसलिए इस बच्चियों के मन में वो बात आ गई जो वोटर है ही नहीं। तो मुस्लिम महिला कम से कम 20-25% छिटक जाएगी, ये मैंने लॉजिकली कंक्लूड किया था। और उसके आधार पर मैंने बोला अगर 15-20%, 25% अगर मुस्लिम महिला खिसक जाती है तो बुरी हालत होगी तेजस्वी की और कांग्रेस की। और इसलिए मैंने 200 का आंकड़ा बोला था। तो ये पॉलिटिकल लॉजिकल कंक्लूजन है, साइकोलॉजिकल कंक्लूजन। इसके लिए डेटा नहीं लगता है, बस सामने वाला बोल रहा है, आंखों से बोल रहा है, उसकी खामोशी बोल रही है, सुनो तो पता चलता है। तो इसलिए मैंने बोला, मैं तो बोल रहा था 150 प्लस, लेकिन पिछले जनवरी से जब मैंने वो महिलाओं को सुना और अलग अलग वीडियो देख रहा, तो मैं बोलने वाले लोग हैं जो कॉमन मैन है उसके चेहरे देखता था, उनका एक्सप्रेशन देखता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखता था। इसलिए मैंने बोला था कि 150 प्लस तो होने वाला है। लेकिन जिस ढंग से ममता रिएक्ट हो रही है पिछले 2 हफ्तों से, तब मैंने बोला कि नहीं, ममता 100 के नीचे आने वाली है। उसकी छटपटाहट है, वो बोल रही है, वो बहुत डरी हुई है, उसको गारंटी है वो हारने वाली है। वो परसों एक किसी रैली में बोल भी गई ना, रहेगा तृणमूल तो हम फिर मिलेंगे। तो उसको गारंटी नहीं तृणमूल रहेगा कि नहीं। तो ये बताने की जरूरत नहीं होती, रिएक्ट होते हैं लोग, उनसे समझना जरूरी होता है। तो इसलिए जो हो रहा है तो वो जान। और अब देखो, लास्ट में उसने 1 हफ्ते पहले शुरू कर दिया, अगर मैं दीवार जैसी बीच में नहीं रहूंगी तो ये लोग तो तुमको खा जाएंगे। किसको बोल रही है? हिंदुओं को डरा रही है। कल तक मुस्लिमों को डरा रही थी, आज हिंदुओं को डरा रही है, क्योंकि उसको पता चल गया हिंदू लामबंद हो गए मेरे खिलाफ, हिंदू लामबंद हो गए, हिंदू पोलराइजेशन हो रहा है। ये ममता को अगर पता चला है तो वो उसके बोलने से, उसके हाव भाव से रिफ्लेक्ट होता है। मैं बस वही पढ़ता हूं, और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक स्टेप है। बंगाल लास्ट फ्रंटियर है, लिबरलिज्म, जिहादिज्म और मार्क्सिज्म, या आप बोलो जो कुछ सेक्युलरिज्म है, उसका लास्ट फ्रंटियर पश्चिम बंगाल है।
क्योंकि मुझे जानकारी है बंगाल में बहुत सारे एक्स मुस्लिम है। अगर अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सत्ता आती है कि उनको सबसे बड़ी सुरक्षा मिलेगी हिंदुओं से ज्यादा, वो डरेंगे नहीं, मौलाना से डरेंगे नहीं, साहब खुलकर सामने आ जाएंगे तो घर वापसी की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और वो वहां नहीं रुकेगी। बंगाल और वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का जो डिवीजन है वो शायद अगले 10 साल में मिट जाएगा, पूरा बांग्ला अक्खा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है। और अगर पूरा बंगाल इकट्ठा हो जाता है तो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, वो उसकी नींव होगी। ये मेरा प्रेडिक्शन है। मैं जिस तरीके से दुनिया देखता हूं इसके आधार पर बोल रहा हूं। तो इसलिए आज आज हिंदुओं को लग रहा है कि हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, ममता को हटाना पड़ेगा, वरना बंगाल का ही बांग्लादेश हो जाएगा। तो क्यों ना बांग्ला अक्खा किया जाए, ये सोच आती है। देखो, जब सोचने लगता है इंसान, सोचने लगता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक दो दोस्त थे गांव में, यंग थे, बच्चे थे, 15-20 साल के वगैरह बच्चे थे। घूमते घूमते जंगल में चले गए और एक सूखे कुएं में उसमें जो मोटू था वो गिर गया। अब जो बाहर रहा है पतला है, दुबला है, इसको निकाले तो कैसे? वो चिल्ला रहा है। इसने चिल्ला चिल्ला कर देखा, कोई मदद को नहीं आ रहा है और दोस्त तो फंसा है, क्या करे? उसको निकाले तो कैसे निकाले? तो उसने यहां वहां देखा। जब ऐसा होता है ना तो दिमाग चलने लगता है। तो उसने आसपास की जो बेलाएं थी ये इकट्ठा करके उसकी एक डोर बनाई और वो अंदर छोड़ दी। बोले ये पकड़ कर आ जा, मैं जितना तू ऊपर आएगा एक पेड़ को लपेट कर तुझे ऊपर उठाऊंगा। और उठा लेता है। और जो वापस गांव में आते हैं तो वो मोटू होता है, वो सबको बोल देता है इसने मुझे बचाया, नहीं तो मैं तो गया था। तो कौन भरोसा करेगा? तू ये तो दुबला पतला है, तू इतना मोटू है और तुझको कुएं से उठाकर निकालेगा? क्या बोल रहा है? तो जो फंसा था वो बोल रहा है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। वो बोल रहे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो कोई मान नहीं रहा था। तो फिर वो दुबला पतला लड़का था, उसने गांव वालों को बोला कि मालूम है ये क्यों हुआ? आप में से कोई भी वहां नहीं था। अगर आप में से 2-4 लोग होते तो ये आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आते। मैं पहले ही मान लेता कि मैं तो नहीं निकाल सकता, ना आप निकाल सकते, ये बेचारा मेरा दोस्त अंदर रह के मर जाता। लेकिन भगवान की कृपा है कि आप में से कोई वहां नहीं था जो सिर्फ निगेटिव सोचते। तो आज बंगाल के बारे में जो निगेटिविटी फैलाई जा रही है उसका मतलब बस वही है। हम जैसे जो कोई दुबले पतले है वो प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। निकल कर आएगा, 4 तारीख को मजा आएगा, देखते। और दूसरा मैं कंपेयर करता हूं इसको ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर में पहले टारगेटेड अटैक किया गया 6-7 मई को, और उसके बाद पाकिस्तान इतना छटपटा रहा था, बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था। तो पहला आसान था, जैसे क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिलता है तो वो ढूंढ लेते हैं आसान क्वेश्चन कौन से, पहले सॉल्व करते। तो पहली फेज जो बीजेपी के लिए थी आसान थी, दूसरी मुश्किल है। हमने सिंदूर के पहले फेज में पाकिस्तान की आर्मी इंस्टॉलेशन को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन वो छटपटाने लगे तो दूसरा हो गया। तो बात यह है कि क्या बोलते हैं, अब मुश्किल है, लेकिन दूसरे में पहले का जो आधार है उससे जो हिम्मत कम हो जाती है उसका परिणाम हम देखते हैं। तो अमित शाह जी ने तो कहा ही है कि 4 तारीख के बाद वो बैठे हैं, जो लोग अभी हिंसा करने की कोशिश कर रहे हैं या आगे प्लान कर रहे हैं उनको देखा जाएगा। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो हिस्ट्री शीटर टाइप के हैं उनको पहले ही फेज से जो है लॉक कर दिया है, सो दैट कि जब
टाइम आए वोटिंग का तो वो कोई डिसरप्शन ना करे। ये मैसेज मोदी जी बॉर्डर के पास भी दे चुके हैं कि बंगाल में हमारी सरकार बनने दीजिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को हम देखेंगे। और मोदी जी के बारे में एक बात अक्षरशः सत्य है, जो वो कहते हैं वो जरूर करते हैं। हमारे एस जयशंकर जी भी जाकर के आए थे, जब उनसे रहमान साहब से मिले थे, तो क्या बात हुई थी वो पता नहीं, लेकिन उसके बाद से हिंदुओं पर होने वाले अटैक की घटनाओं में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया था। चुटपुट तो ये कर ले जाएंगे क्योंकि इनकी मेजोरिटी है वहां पर, तो ये काम पहले से शुरू हो चुका और अब ये मोशन में है। तो बंगाल परिवर्तन के लिए रेडी है, और ऐसे में रेडी तभी होते हैं जब जनता साथ देती है। अगर जनता तैयार ना हो और आप उसके लिए एक्टिव हो, तो वो प्रोजेक्ट्स कभी भी सफल नहीं होते। एक बहुत बड़ा संदेश संदेश खाली ने भेजा था, लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं। जब आम घर में रहने वाली बहू बेटियों को जाना पड़ता था, वो पीड़ा अगर कोई समझ सके तो उसे मालूम है कि हो तो वो बहुत सालों से रहा था, लेकिन कहीं जब कवच टूटा तो खबर बाहर आई। और ये पहला स्टेप था, जब हम कहते हैं अंडा अंदर से फूट रहा है। क्या ओपिनियन है आपका भाऊ? देखो, इंसान जो होता है वो कुछ हद तक सह लेता है, बाद में उसका धीरज छूट जाता है। तो मैं मान रहा हूं कि पूरी दुनिया में इस्लाम जो है, जिहाद जो है, वो खत्म होने जा रहा है। और मैं दूसरी बात होती है, जो हमारे यहाँ जो हम पुरानी पुराण की कहानियां हैं, उसमें होता है जो राक्षस होता है वो खुद उकसाता है, उसका खात्मा करने के लिए वो खुद उकसाता है। तो पूरी पूरी दुनिया भर लोगों का आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, सहनशीलता खत्म हो रही है। तो ये यहाँ भी होगा, और उसमें से जिनको बचना है उनको तो घर वापसी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने घर वापसी का जो जिक्र किया, उसका कारण वो है कि उनमें से बहुत सारे लोग तंग आ चुके हैं कि इस्लाम वगैरह जो कुछ हो, लेकिन पहले मौलवी से तो छुटकारा चाहिए, और मौलवी से छुटकारा चाहिए तो अल्टीमेटली इस्लाम से छुटकारा लेना पड़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने वाले जो मौलवी मुल्ला है उनसे छुटकारा चाहिए, तो घर वापसी एक रास्ता है। और दुनिया को शांति चाहिए तो सनातन छोड़कर और कोई चारा है ही नहीं, आना ही पड़ेगा। अब उसका लेकिन एक होती है, देखो मैंने कहीं एक इंटरनेट पर मिलेगा तुमको, अलेक्जेंडर फ्रेजर टाइटलर नाम के कोई थे, उनका एक मैंने पढ़ा था कि दुनिया का चक्कर कैसे चलता है, कि बॉन्डेज टू बॉन्डेज, बीच में डेमोक्रेसी आ जाती है तो मस्ती आ जाती है लोगों को। बॉन्डेज से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, स्पिरिचुअलिटी से अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट, हिम्मत बढ़ती है, उससे संपन्नता बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है तो थोड़ा कॉम्प्लेंस ये हो जाता है, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, निष्क्रियता आ जाती है, आप फिर बॉन्डेज की तरफ जाते हो। तो ये चक्र चलता रहता है। तो मैं मानता हूं कि ये जो इस्लाम का मामला है ना, वो वैसा है। इससे लोग, दुनिया को छुटकारा पाना पड़ेगा, दुनिया को। अब देखो दुबई वगैरह है, ये लोग इतने अच्छे इकोनॉमी बन गई है, तो इस्लाम के लिए डुबो देंगे? नहीं डुबोएंगे, नहीं डुबोएंगे। वो सब मिलकर ईरान को डुबो देंगे, लेकिन उसको टाइम लगता है, टाइम लगता है। कीमत तो हर चीज की कीमत होती है। आप लोगों ने आज तक जो ईरान में इस्लाम, तो वही लोग अरब लेके आए थे, अब उसकी कीमत अरबों को भी देनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज फ्री नहीं होती, उसकी कीमत होती है। तो जब हम आज देख रहे हैं बांग्लादेश या बंगाल, तो लिबरलिज्म वगैरह की कीमत हमको भी चुकानी पड़ेगी ना। हमने जिनको बुद्धिमान माना है, जो हमारे यहाँ
चातुर्वर्ण वगैरह था, उसमें जो मस्ती आई थी, इसके कारण हमारा समाज दुबला हो गया, बाहर से हम पर अटैक होते रहे, हम आहिस्ते आहिस्ते बॉन्डेज में चले गए। नहीं तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया माना जाता था। क्यों? तो हम गुलाम क्यों हुए? हम लड़ाई भूल गए, सर्वाइवल भूल गए। तो ये चक्र होता है हर समाज में, हर दुनिया में, हर जगह होता है। तो मैं देख रहा हूं कि बंगाल का चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपको पहले बांग्लादेश को मुक्त करेगा। और बहुत सारे गरीबी इतनी है, देखो आज रोमिला थापर जैसी बड़ी कोई इंटेलेक्चुअल वगैरह, उसने को मैंने भाषण सुना, मैंने ये पागल औरत है, आंदोलन नहीं हो रहे। उनको मालूम है आंदोलन क्यों होता है? खाली पेट का आंदोलन होता है। अगर मोदी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है, उसने पहली प्रिकॉशन दी कि इनका पेट खाली ना रहे। अगर पेट खाली हो गया तो वो गुस्से में आ जाएगी। तो इसलिए नहीं हो रहा है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? किसी का पेट खाली ना हो। अगर खाली ना हो तो वो लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। फिर लड़ाई कौन सी होती है? हमने पुराने राजाओं को देखा, वो उसकी लड़की भगा रहा है, वो उसकी रानी भगा रहा है, या उसका सोना भगा रहा है ना? पेट के लिए कोई लड़ रहा था क्या? नहीं लड़ रहा था। तो आज की लड़ाई भी हम जो है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं कि वो राजकन्या बोलती है कि अरे ब्रेड नहीं मिल रहा है तो केक खा लो। तो ये इंटेलेक्चुअल्स है, वो उस लेवल के, उनके डीएनए वो है फ्रेंच राजकुमारी का कि आंदोलन करो। क्यों? तो हमको हेडलाइन करनी है ना, हेडलाइन के लिए कोई मुद्दा चाहिए, तो आंदोलन करो। देखो, अंदर से कोई आना पड़ता है। 2009 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी। सोनिया ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, उसमें सब एनजीओ थे ना। उसमें से ही कुछ एनजीओ ने मिलकर लोकपाल आंदोलन चलाया और मोदी के लिए रास्ता खोल दिया। तो अंदर से आए ना, अंदर से आए। तो ये गलतियां मोदी नहीं करते। ये लोग पहले, मैं मोदी के खिलाफ जो है ना, उनका दिमाग गधे जैसा चलता है, ऐसे मैं मानता हूं। ये नहीं समझ रहे, मोदी वो गलतियां नहीं करते जिसने सत्ता पलट हो सकता है। अगर वो समझो तो आप मोदी को प्रॉब्लम में ला सकते हो। तो इसलिए ये चुनाव बिल्कुल छोटी बात है। और बंगाल, यूपी, बिहार और असम, ये 4 मुस्लिम वोट बैंक वाले स्टेट थे। उसमें से 3 में तो बीजेपी आ गई है, ये चौथा है। और ये खत्म हो गया तो मुस्लिम वोट बैंक की आइडिया ही खत्म हो जाती है, आइडिया ही खत्म हो जाती है। और देखते हो ना, हर जगह से उठकर बीजेपी में लोग क्यों आ रहे हैं? उनको पता है कि जो पार्टी है उसके सारे शेयर्स मुस्लिम वोट बैंक में है। जो सारे अलग अलग पार्टियों के लोग, अभी कल परसों आम आदमी पार्टी के लोग आ गए, तो उनको पता चल गया कि मुस्लिम वोट बैंक तो दिवालिया हो चुकी है। बचना है तो हिंदू वोट बैंक में आना पड़ेगा। और हिंदू वोट बैंक का कॉर्पोरेटर क्या बोलते हैं, सीईओ कौन है? तो मोदी है, उसके पास आना पड़ेगा। तो हम उसको पॉलिटिकल थियोरी से बगे, अरे ऑपरेशन लोटस किया, अरे क्या ऑपरेशन लेके बैठे? सीधी बात है, कोई भी उस कंपनी से शेयर बेचता है और इस कंपनी में डालता है, तो क्यों डालता है? उसको प्रॉफिट चाहिए। अब जो कल तक शाहरुख खान या किसी के पिक्चर पर पैसा लगाता था, वो अभी आदित्य धर के और रणवीर के सिनेमा में पैसा लगाएगा, क्योंकि उसको कमाना है, कमाना है ना। अब पूरी लाइन लगे, मैंने खबरें सुनी है कि कोई कोई क्या वो सिंदूर पर फिल्म बना रहा है, इस पर बना रहा है, सब राष्ट्रवादी फिल्में बनाने में शुरू हो गए। क्यों? उसका शेयर मार्केट में तेजी में है। तो बिल्कुल वही बात पॉलिटिक्स में होती है, हर चीज में होती है। कोई ये बात अलग है, वो बात अलग है, ऐसा नहीं होता। एक हम सब, ये सब जो चीजें बनाई है, ये ह्यूमन माइंड ने बनाई है। तो आपको बेसिकली सीखना चाहिए कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है।
अगर वो समझो तो बिल्कुल आसानी से निकल आते हैं उसमें से, कोई बड़ी बात नहीं, उसका एनालाइज करना बड़ा मुश्किल नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों का एक बात होती है, उनको उनका राहुल गांधी हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं जो शराबी होता है ना, तो शराबी का बैलेंस ढलता नहीं है। जब उसको लगता है कि मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है, तो वो पैरों के तलवे पूरे जमीन को लगाकर चलना चाहता है। और वैसे तो हम हमेशा चलते नहीं, पूरा पैर हमारा जो है पाव वो जमीन से लगता नहीं, लेकिन जो ज्यादा होती है तब उसको लगता है कि बैलेंस नहीं जाना, और उसका बैलेंस जाना शुरू होता है। जब आप ज्ञानी नहीं हो और ज्ञानी बताना चाहते हो तब प्रॉब्लम होता है। ये तो ओबामा ने लिखा है ना, जो स्टडी पूरा किया नहीं है वो बच्चा जैसे टीचर को इम्प्रेस करना चाहता है, उसी तरीके से राहुल गांधी बर्ताव करता है। ये ओबामा ने लिखा है। या और कहीं मैंने डॉक्टर हेगड़े करके उनकी एक क्लिप देखी है, बहुत बढ़िया है। बोलते टेंशन क्या होती है? टेंशन बिल्कुल सिंपल होती है। अगर कुत्ता शेर बन के घूमने लगे तो हमेशा टेंशन में रहता है, साला कोई ना कोई मुझे कुत्ता करके पहचानेगा, वो उसको टेंशन होती है। वो अगर कुत्ते के तरह तरह बर्ताव करने लगे तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी का वो प्रॉब्लम है। और ये हमारे यहाँ के जो अपोजिशन थियरी वाले हैं या विचारधारा वाले, उनका वही प्रॉब्लम है। उनको मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं। राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनका चेहरा देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, आपको पता चलता है झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनको भी मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं। तो बार बार बोलना पड़ता है मैं सच बोल रहा हूं। केजरीवाल बार बार हम कट्टर ईमानदार क्यों बोलता है? उसको मालूम है वो एक नंबर का लुच्चा है, इसलिए बोलना पड़ता है। एक बार एक मुस्लिम दोस्त है हमारा, उससे झगड़ा हो गया, तो मैंने बोला तुझे भी मालूम है अल्लाह है नहीं, इसलिए 5 बार जोर जोर से बोलता है। तुमने कभी मैं मुझे सुना जय श्री राम या जय गणेश जय हनुमान, कभी सुना है मुझे बोलते हुए? नहीं। हनुमान इज ग्रेट मैं नहीं बोलता, और हनुमान को भी मालूम है वो ग्रेट है, मुझे भी मालूम है वो ग्रेट है। ना उसे देखना पड़ता है, ना बोलना पड़ता है, ना मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन तुम्हें बोलना पड़ता है क्योंकि तुझे मालूम नहीं है अल्लाह है या नहीं, इसलिए जोर शोर से बोलना पड़ता है। बिल्कुल वही बात ये सब एनालिसिस करने वाले की है। अब 4 तारीख को ये कैसे रोएंगे देखो, हमें पता ही नहीं चला। ये अंडर करंट था, फिर बोलेंगे अंडर करंट था। तो अंडर करंट तुमको कैसे पता चलेगा? अरे गड्ढा खोदो, पैर अंदर डालो, शॉक बैठेगा तो करंट था। तो गड्ढा नहीं खोदेंगे, ऊपर से ही बोलेंगे, और बाद में बोलेंगे नहीं अंडर करंट था। तो ये चलता रहता है दुनिया, ये बहुत सालों से चलती आई है, बहुत सालों से चलती आई, ऐसी ही चलती है दुनिया। जो मैं इसलिए बोलते ना झूठ का बोलबाला, झूठ का बोलबाला होता है। तो हमारे यहाँ देखो मुंबई में जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन चल रहा था, 6 महीने पूरा मराठी मीडिया, मार्केट में सिर्फ एक शेयर चल रहा था, ठाकरे ब्रांड। आज किसी को याद तक नहीं है कि ठाकरे ब्रांड नाम का कोई शब्द है। कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, क्योंकि झूठ का बोलबाला होता है, झूठ का बोलबाला होता है। तो ये होता है, देखते हैं अभी 4 तारीख को क्या होता है। हाँ लेकिन एक बात बोल रहा हूं, सबको अगर शॉक लगने वाला है ना, तो सेकंड फेज में ही शॉक लगने वाला है। ये जो बोल रहे हैं ना पहला इजी था, लेकिन उससे बड़ा डैमेज सेकंड फेज में होगा। और मैंने ये हमारे बाकी जो संजय दीक्षित वगैरह या ओमकार से बात करते हुए बार बार बोला था 6 महीने पहले, कि बिहार के चुनाव में बंगाल के लिए ब्रह्मोस लगाए जा रहे हैं। ये मैंने बोला था, रिपीटेड बोला था। और ब्रह्मोस का मतलब पिन पॉइंटेड टारगेट होता है। तो देखते 4 तारीख को क्या होता है। होगा तो वही जो आपने भविष्यवाणी की है भाव, क्योंकि आप जमीन से और आप लोगों के मन को समझते हैं। जो लोगों की खामोशी समझ ले
वो सही प्रिडिक्शन करता है। भाव इसी टॉपिक पे हम एक बार और आपसे बात करेंगे, और अभी के लिए दर्शकों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। और चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अब भाव हमारे चैनल पे रेगुलर रहेंगे, तो आते रहिए और भाव की भविष्यवाणियां और जो प्रैक्टिकलिटी है उसको सुनते रहिए। थैंक यू भाव। जय हिंद, वंदे मातरम।